हेलो एवरीवन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर मैं आपके सामने आया हूं जो एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री की प्रीलिम स्पेशल सीरीज है। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक सीरीज ऑफ लेक्चर अपलोड करूंगा मैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, फिर अलग अलग डायनेस्टीज कैसे आई, उनके क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहे हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सीरीज। तो दिस इज दिल्ली सल्तनत सिंप्लीफाइड पार्ट 1, द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ये सोशल के चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की बेसिकली फाउंडेशन कैसे रखी गई, उसके पीछे की थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस पर हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है आपके घुरीद डायनेस्टी की स्टार्टिंग से। तो घुरीद डायनेस्टी अगर देखें तो घुरीद डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी अगर देखा जाए तो मोहम्मद गौरी एक तरीके से वेसल था महमूद ऑफ गजनी का। महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी का वेसल था। कहने का मतलब यह है कि उन्हीं के साम्राज्य में एक तरीके से फ्यूडेटरी के रूप में काम करता था। मोहम्मद गौरी जो है महमूद ऑफ गजनी के साम्राज्य में एक तरीके से फ्यूडलिटी के रूप में काम करता था। तो ये जो अगर आप मैप देख रहे हैं, जो घुरीद सल्तनत का आप मैप देख रहे हैं, तो घुरीद सल्तनत से पहले यहाँ पे गजनविड एम्पायर हुआ करती थी। गजनविड एम्पायर, जिसका राजा था महमूद ऑफ गजनी। वही महमूद ऑफ गजनी जिसने हिंदुस्तान के ऊपर 1000 एडी से लेके 1025 के बीच में 17 बार अटैक किया था। 17 बार अटैक किया था, जिसमें उसका 16वां जो हमला है काफी फेमस है, जिसमें उसने सोमनाथ के मंदिर के ऊपर हमला किया था। खैर, फिर होता क्या है कि महमूद ऑफ गजनी की डेथ के बाद मोहम्मद गौरी अपने आप को एक तरीके से इंडिपेंडेंट राजा घोषित करता है। और इंडिपेंडेंट राजा घोषित करने के बाद वो एस्टैब्लिश करता है घुरीद एम्पायर या घुरीद सल्तनत। ठीक है, तो घुरीद सल्तनत की शुरुआत होती है। घुरीद सल्तनत की शुरुआत आपकी 1173 के समय में, अगर आप देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो 1173 ईस्वी में इस घुरीद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। चलिए अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के इन्वेजन्स के बारे में। ठीक है, मोहम्मद गौरी के इन्वेजन्स के बारे में अगर हम बात करें तो इन्वेजन्स के बारे में अगर हम बात करें तो 7 मेजर जो है इन्वेजन्स मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान की सरजमी पे करी थी। और देखा जाए, अगर हम मोहम्मद गौरी और गजनी को कंपेयर करें, गौरी और गजनी को कंपेयर करें, तो जहां पे गजनी का जो टारगेट था, महमूद ऑफ गजनी का जो टारगेट था, सिर्फ हिंदुस्तान को लूटना था और हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाना था। ठीक है, अगर हम महमूद ऑफ गजनी की बात करें तो इसके दो टारगेट थे। पहला तो प्लंडर, हिंदुस्तान को लूटना, और दूसरा है इस्लाम को फैलाना। इस्लाम को फैलाना। लेकिन ठीक उसके उलट जो उसका मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी का अगर हम देखें तो प्लंडर तो था ही, प्लंडर के साथ साथ इस्लाम को फैलाना, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश करना। महमूद ऑफ गजनी हिंदुस्तान के ऊपर रूल नहीं करना चाहता था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, हिंदुस्तान आओ, वहां के मंदिरों से पैसा चुराओ और यहाँ पे अपने धर्म यानी इस्लाम का प्रचार प्रसार करो। मोहम्मद गौरी जब आया हिंदुस्तान में तो उसके पास तो चलो इकोनॉमिक मोटिव तो थे ही, इकोनॉमिक मोटिव थे, प्लस रिलीजियस मोटिव थे, प्लस उसके साथ साथ पॉलिटिकल मोटिव भी थे। चूंकि पॉलिटिकल मोटिव था, इस वजह से मोहम्मद गौरी को रियल फाउंडर ऑफ इस्लाम माना जाता है हिंदुस्तान में। रियल फाउंडर ऑफ इस्लाम इन इंडिया। ठीक है, मोहम्मद गौरी को रियल फाउंडर ऑफ इस्लाम माना जाता है हिंदुस्तान में। फिर जब मोहम्मद गौरी गुजरात के ऊपर हमला किया, उस समय गुजरात सोलंकी राजाओं द्वारा रूल किया जा रहा था। सोलंकी राजा यहाँ पर गुजरात में रूल करते थे, भीमा द सेकंड। तो भीमा द सेकंड से जब लड़ाई होती है मोहम्मद गौरी की, तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। ठीक है, मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी अपना फोकस जो है गुजरात से हटाकर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरियाज पे फोकस करता है। और उस समय दिल्ली के आसपास के एरियाज पे जो शासन कर रहे थे वो थे आपके पृथ्वीराज चौहान।
ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान उस समय इस वाले एरिया में शासन कर रहे थे। फिर होता है भाई बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन होती है। बैटल ऑफ तराइन, इस बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई शुरू होती है मोहम्मद गोरी से। और फर्स्ट बैटल में, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। लेकिन ठीक उसके बाद सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर हिंदुस्तान की सरजमी पर अपना धीरे धीरे दबदबा कायम करते हुए, हिंदुस्तान की सरजमी पर धीरे धीरे अपना दबदबा कायम करते हुए मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य को फैलाने लगता है, ठीक है। फिर फैलाने के बाद होता है कि भाई लगभग कुछ सालों तक हिंदुस्तान पे रूल करने के बाद, ठीक है, मोहम्मद गौरी देखें तो कुछ सालों तक रूल करने के बाद वापस वापस अपने इलाके में, यानी कि घुरी डायनेस्टी जो कि अफगानिस्तान और ईरान की तरफ सिचुएटेड थी, वहाँ वापस लौट जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है, स्लेव होता है, उसको हिंदुस्तान के जीते हुए हिस्सों का मालिकाना हक देकर, एक तरीके से केयर टेकर बनाकर वो वापस घुरिद साम्राज्य लौट जाता है, ठीक है। घुरी साम्राज्य लौट जाता है और वहां पर मोहम्मद गौरी को किसी एक उसके रिलीजन के एंटाई कोई एक रिलीजियस फैनेटिक होता है जो मोहम्मद गौरी को असैसिनेट कर देता है। असैसिनेट हो जाते हैं मोहम्मद गौरी, ठीक है। और इस असैसिनेशन के बाद अगर आप देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक तरीके से स्लेव था, स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक वो स्लेव अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और वहां से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। और पहली जो डायनेस्टी है उसको हम या तो गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, या हम उसको मामलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। मामलूक एक तरीके से, मामलूक का असली मतलब होता है ओन्ड, द वन हु इज ओन्ड, यानी कि किसी के ऊपर किसी का मालिकाना हक। तो एक तरीके से गुलाम ही था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम किसका था? मोहम्मद गौरी का, ठीक है। तो फिर मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को एक तरीके से इंडिपेंडेंट घोषित करता है और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 में, ठीक है। तो ये रहा इतिहास। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट पॉइंट मैं बता दूंगा बख्तियार खलजी के बारे में। तो बख्तियार खलजी था आर्मी जनरल। ही वॉज एन आर्मी जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी। ही वॉज आर्मी जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी। और बख्तियार खलजी वही बख्तियार खलजी हैं जिन्होंने नालंदा और विक्रमशिला के ऊपर हमला करके इसको पूरी तरीके से जलाकर खाक करने का जो काम किया वो बख्तियार खलजी ने किया। तो इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, छोटी सी कहानी है। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को आज शेयर ही कर देता हूँ। तो होता क्या है कि बख्तियार खलजी, कहानी ऐसा कहती है, अब कितना ही हकीकत है कितना फसाना है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतिहास के पन्नों में यही दर्ज है, तो वही मैं बताना चाहूँगा। होता क्या है कि एक बार बख्तियार खलजी बहुत बीमार पड़ते। बख्तियार खलजी जब बहुत बीमार होता है तो उसने बहुत सारे नीम हकीम सबको दिखाता है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है। तो किसी ने सजेस्ट किया करते हैं, कोई उसके एडवाइजर्स में से कोई सजेस्ट करता है कि नालंदा के जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, बहुत अच्छे वैद्य हैं, उनसे आप अपना उपचार कराइए। लेकिन बख्तियार खलजी चूंकि एक प्यूरिटन मुसलमान था, वो किसी भी गैर मुस्लिम से, यानी कि काफिर से अपने शरीर को टच नहीं कराना देना चाहता था। लेकिन जब बात होती है कि मरने मरने जैसी हालत हो जाती है, तो फिर बख्तियार खलजी के पास और कोई चारा नहीं होता है। फिर वो नालंदा के प्रिंसिपल को वो बुलाता है, और नालंदा के प्रिंसिपल को ये कंडीशन रखता है कि आप मेरे शरीर को बिना टच किए हुए
आप मुझे देखें और आप दवा आप मुझे लिखिए, ठीक है। तो वो ये भी कंडीशन रखता है कि मैं आपके हाथ से दी हुई कोई दवा नहीं खाऊंगा। तो बख्तियार खलजी के ये तेवर थे, लेकिन फिर भी जो नालंदा के प्रिंसिपल थे वो बख्तियार खलजी को एक बोलते हैं कि ठीक है, ये लो कुरान की किताब, और डेली आपको कुछ पन्ने इस कुरान के आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और बख्तियार खलजी फिर इस चीज़ को फॉलो करता है और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होता है। फिर बाद में पता चलता है कि एक्चुअली जो नालंदा के प्रिंसिपल थे उन्होंने उन कुरान के पन्नों पे कुछ दवा लगा दी थी, और जब भी वो बख्तियार खलजी उस कुरान के पन्नों को पलटने के लिए अपने सलाइवा का यूज़ करता था, तो वो जो दवा है वो कंज्यूम करता था, जिसकी वजह से उसकी हालत सही हो जाती है। जब ये बात बख्तियार खलजी को पता चलती है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है, और उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग भी आती है कि अगर दुनिया को ये बात पता चलेगी कि नालंदा जो एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी, वहाँ का जो मेडिकल साइंस है वो इस्लामिक मेडिकल साइंस से कहीं ज़्यादा आगे प्रोग्रेस किया हुआ है, तो इस्लामिक सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए और अपनी इनसिक्योरिटी को दबाने के लिए वो पूरे नालंदा पे हमला करता है, और नालंदा की सारी पूरी लाइब्रेरी, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3 लाख किताबें थी जिसको कई महीनों तक जली थी। नालंदा पे हमला किया, पूरे सारे जितने भी स्कॉलर्स थे, स्टूडेंट स्कॉलर्स, जितने भी टीचर्स, सबको मार दिया जाता है। कुछ लोग भागकर हिमालय की मोनेस्ट्रीज में अपनी शरण लेते हैं, और पूरे नालंदा को जमींदोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी बहुत ही एक सैड कहानी है बख्तियार खलजी की, कि अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से किस तरीके से उसने एक बहुत बड़े ज्ञान के भंडार को सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये कहानी थी बख्तियार खलजी की। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने वाली ज़रूरत है। फिर बख्तियार खलजी ने अपना जो खलजी डायनेस्टी है, बेसिकली जो घुरी डायनेस्टी है, उसको ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के रीजन में भी फैलाने का काम किया। और रास्ते में जैसा कि मैंने बताया कि नालंदा और विक्रमशिला उसकी ईगो की, उसकी इनसिक्योरिटी की भेंट चढ़ गए। तो ये था आज का द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। ये एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है। आप इसको जितना फैलाएंगे, आपकी मदद की हमें ज़रूरत है, आप जितना इसको फैलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ये और ज़्यादा पॉपुलर होगा, और हमें मदद मिलेगी ताकि हम आप तक इसी तरीके का इंफॉर्मेशन, इसी तरीके की नॉलेज जो है आप तक पहुंचाते रहें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा कि इसका जो हैंड आउट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं हैंड आउट। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।